जो है वर्ड ये डिराइव्ड है फ्रॉम ऑप्टिकल। ऑप्टिकल का मतलब है लाइट, है ना। तो ऑप्टिक्स के अंदर हमें क्या करना होता है, स्टडी अबाउट लाइट एंड इट्स फिनोमिना एंड इट्स फिनोमिना। लाइट को स्टडी करना है हमें और उसके फिनोमिना लाइक रिफ्लेक्शन, अभी वो कर रहा है, चिपक रहा है हमारे, एंड रिफ्रैक्शन, जो ज्यादा पढ़ना है ना, एटसेट्रा। तो स्टडी ऑफ लाइट, स्टडी अबाउट लाइट एंड इट्स फिनोमिना लाइक रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन एटसेट्रा। तो अब देखना जरा, जो ऑप्टिक्स है हमारे पास, ऑप्टिक्स के अंदर हम लोगों को पढ़ना होता है लाइट के बारे में। अब लाइट किसको कहा जाता है, तो आपने तो अभी लास्ट चैप्टर जो 8वां पढ़ा था उसमें हमने पढ़ा था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के अंदर हमने पढ़ा था क्या, पहले कौन सी पढ़ी थी, माइक्रोवेव, इंफ्रारेड, विजिबल, अल्ट्रावायलेट, एक्सरे, गामा रे, है ना। कौन सी रह गई, रेडियो वेव। रेडियो वेव, माइक्रोवेव, इंफ्रारेड, विजिबल, अल्ट्रावायलेट, एक्सरे, गामा। विजिबल, ये जो विजिबल वाला जिसको हम बोलते हैं, विजिबल वाले में विबग्योर करके हम पढ़ते हैं इसको, स्पेक्ट्रम जो होता है इसका, जो हमें कलर दिखाई देते हैं ना। और लगभग ये मान लो आप 3000 से लेकर और ये 8000 एंगस्ट्रॉन तक की वेवलेंथ में लाई करेगा, है ना। बाकी एग्जैक्ट एनसीईआरटी वाला फॉलो करना, जिसमें शायद 3600 से 6800 कुछ दे रखा होगा मेरे हिसाब से, देख लेना एक बार, है ना। एनसीईआरटी वाला फॉलो करना। तो जो रेंज होती है इसकी, विजिबल रेंज की, यहाँ से यहाँ तक होगी। और एक बार अगर किसी पे एनसीईआरटी है तो देख के बता दो, तो यहीं के यहीं करेक्ट भी कर दूंगा मैं। 340 से 700 कुछ ऐसे नैनोमीटर में दे रखा हो, या जैसे भी है किसी पे एनसीईआरटी भी। एनसीईआरटी नहीं है, रुको मैं 1 सेकंड मेरे को दो, फिर मैं बताता हूँ, एग्जैक्ट लिखा देता हूँ मैं। नहीं है इसमें, तो ये तो वैसे भी न्यूमेरिकल वाली बुक है। चलो फिर देख लेना, मैं इसको फिर साफ कर दे रहा हूँ, एग्जैक्ट देख लेंगे तब मैं देख लेना एक बार, है ना, क्या रेंज होती है। तो देखना, लाइट क्या होती है, मैं ऐसे यहां से बताता हूँ। लाइट इज अ पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स which is visible to us। हम लोगों को जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का पार्ट दिखाई दे पाता है, जिसकी वजह से हम एक दूसरे को देख पाते हैं, वो विजिबल है ना। और उसी को हम बोलते हैं लाइट। आगे बात समझ में क्या। और ऑप्टिक्स के अंदर हमें इसी लाइट को स्टडी करना है। अब इसको जो स्टडी करना है, हमारे पास दो ब्रांच होती है हमारे पास। एक होता है हमारे पास रे ऑप्टिक्स, और एक होता है हमारे पास वेव ऑप्टिक्स। ठीक है। तो रे ऑप्टिक्स के अंदर हम जो पढ़ते हैं कि लाइट करती क्या है, वो पढ़ना है हम लोगों को, है ना। लाइट करती क्या है, लाइट के फिनोमिना। तो मैं स्टडी ऑफ फिनोमिना ऑफ लाइट, लाइक रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। अच्छा, वेव ऑप्टिक्स के अंदर हमें पढ़ना है स्टडी अबाउट लाइट। लाइट है क्या, स्टडी अबाउट लाइट। ठीक है। तो रे ऑप्टिक्स के अंदर लाइट के फिनोमिना को स्टडी करते हैं, लाइक रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन। और वेव ऑप्टिक्स के अंदर हम पढ़ते हैं कि लाइट है क्या, है ना। और लाइट है क्या, तो हमें पता चलेगा कि कुछ ऐसे एक्सपेरिमेंट किए गए जिनके द्वारा ये प्रूव किया गया
कि जो लाइट है एक वेव है ना। और कुछ ऐसे भी एक्सपेरिमेंट है हमारे पास जिसमें हमने ये प्रूफ करा, इसके बाद आता था लेकिन मैंने पहले पढ़ा दिया आपको। कुछ ऐसे भी एक्सपेरिमेंट है जो इस बात को प्रूफ करते हैं कि लाइट पार्टिकल्स की फॉर्म में होती है, मतलब लाइट का नेचर पार्टिकल नेचर होता है। अब जो यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं वेव ऑप्टिक्स के अंदर, चाहे वो इंटरफेरेंस फिनोमिना हो, चाहे वो डिफ्रैक्शन फिनोमिना हो, चाहे वो पोलराइजेशन फिनोमिना हो, उन सब से हम ये प्रूफ करेंगे कि जो लाइट है वो वेव नेचर होता है। आगे बात समझ में? पार्टिकल नेचर हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो रे ऑप्टिक्स से स्टार्ट करते हैं। लाइट के बारे में स्टडी करना है, ये बात समझ में आ गई, बहुत सिंपल सी बात है ना। अब बात करते हैं यहाँ पर सबसे पहले, मान लो लाइट के लिए लाइट का सोर्स होना चाहिए, तो ये सोर्स है मेरे पास, इनकंडेंसेंट लैंप हो गए सोर्स ऑफ लाइट। तो अगर सिंपल भाषा में बोलूं तो सन हो गया, या हमारे घर में ट्यूबलाइट हो गई, आजकल एलईडी आ रही है। अब ये लाइट तो हमें दिखती तो है नहीं, लेकिन हम लोग को स्टडी करना है, तो लाइट हमें दिखती नहीं है और हम लोग इसको क्या करते हैं भाई, अगर यहाँ से कोई रे आ रही है वो मेरे को दिखाई थोड़ी ना दे रही है, मेरे को तो क्या दिखाई दे रहा है, इस लाइट की वजह से आसपास की चीजें दिखाई दे रही है ना। लाइट अगर मेरे पास तक आ रही है तो ये मेरे को दिखाई क्या दे रही है, यहाँ पर कुछ है ही नहीं बीच में। अरे सही है कि नहीं है? तो अगर हम लोगों को उसको रिप्रेजेंट करना है पेपर पे, तो हम लोगों ने सहारा लिया रे का, है ना। तो रे ऑफ लाइट अगर मैं वर्ड यूज कर रहा हूं, तो मान लो कोई व्यक्ति यहाँ पर खड़ा है, अब मैं दिखाना चाहता हूँ कि लाइट इसकी तरफ जा रही है, तो मैं ऐसे एरो बना दूंगा इसकी तरफ, है ना। तो ये जो एरो है ये तो डायरेक्शन को दिखा रहा है, और जो मैंने लाइन बनाई है ये पाथ ऑफ लाइट दिखा रही है, और लाइट के पाथ को रे ऑफ लाइट बोलते हैं। अगली बात समझ में? अगर कोई व्यक्ति यहाँ खड़ा है, इसकी तरफ मेरे को लाइट को दिखाना है ना, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, एक ऐसे स्ट्रेट लाइन बनानी पड़ेगी और ऐसे एरो बना दूंगा। तो एरो दिखा रहा है कि लाइट इस तरफ आ रही है, और लाइन दिखा रही है पाथ ऑफ लाइट की इस रास्ते पर लाइट आ रही है। क्लियर है क्या मेरी बात? यस सर। तो यहाँ पर हमारा टॉपिक है रे ऑफ लाइट। तो स्ट्रेट पाथ ऑफ लाइट, रे ऑफ लाइट का मतलब ये है स्ट्रेट पाथ ऑफ लाइट, स्ट्रेट पाथ ऑफ लाइट, पाथ ऑफ लाइट। लाइट को हम एक स्ट्रेट पाथ में ड्रॉ कर रहे हैं, है ना, तो उसको बोलते हैं हम रे ऑफ लाइट। अगर हमारे पास बहुत सारी रेज है ना, तो हम बोलेंगे क्या, बीम ऑफ रे, बीम ऑफ रे। बीम ऑफ रे का मतलब हो गया, अगर हमारे पास अ ग्रुप ऑफ रेज है ना, ग्रुप या बंडल या बंच जो भी यूज कर लो, अ ग्रुप ऑफ रे इज कॉल्ड बीम ऑफ रे। ठीक है जी, ये छोटी छोटी बातें जो पहले से पढ़ रखी है, इसलिए ज्यादा वो भी नहीं करना पड़ेगा इसमें। तो रे ऑफ लाइट का मतलब जिस रास्ते पर लाइट जा रही है उस रास्ते को हम दिखा रहे हैं। बीम ऑफ रे का मतलब बहुत सारी रेस का एक कलेक्शन या फिर ग्रुप या फिर बंडल या फिर बंच, है ना, ग्रुप या जैसे ही बोल दो। तो ये बात होगी हमारे पास। अब एक बात ध्यान से सुनना, हमने ऐसा माना क्यों कि जो लाइट है वो स्ट्रेट पाथ में चल रही है? तो इसके लिए एक बहुत सिंपल सा एक एक्सपेरिमेंट किया गया बाय द न्यूटन, इसको बोलते हैं न्यूटन्स एक्सपेरिमेंट, न्यूटन्स एक्सपेरिमेंट। अब जो न्यूटन बाबा थे, इन्होंने क्या करा, एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करा, और वो एक्सपेरिमेंट बहुत ही सिंपल है। ये इन्होंने 3 कार्डबोर्ड लिए, इन तीनों को एक दूसरे के पैरेलली रख दिया, और जब इन कार्डबोर्ड को एक दूसरे के ऊपर एक दूसरे के पैरेलली रख दिया, एक दूसरे से थोड़ा गैप बना के, और इसमें होल कर दिया, ये होल है इसमें, है ना, सेम ऊंचाई पे। अब यहाँ पर एक बंदा खड़ा है, उसकी आंख है ये, है ना, और यहाँ से लाइट को पास कराया, मतलब ये लेजर लाइट मारी, यहाँ से लेजर लाइट मान लो, लेजर लाइट मान लो या नॉर्मल लाइट मान लो, जैसे भी तुम्हें ठीक लगे। तो लेजर लाइट या लाइट मारी यहाँ से नॉर्मल एक टॉर्च की सहायता से, तो वो लाइट उस बंदे तक पहुंच गई, है ना, रोशनी पहुंच रही है। ठीक है भाई, रोशनी। अब क्या हुआ, इन्होंने बोला कि अगर मैं बीच वाले कार्डबोर्ड को डिस्टर्ब कर दूं, थोड़ा सा इसको डिस्टर्ब कर दूं, तो क्या लाइट पहुंचेगी या नहीं पहुंचेगी? तो ऐसा पाया गया, अगर मैं यहां से इस वाले के जो होल है, इसका जो छेद है, इसको इस वाले कार्डबोर्ड को थोड़ा ऊपर शिफ्ट कर दूंगा, तो मैंने क्या देखा कि यहां पर जो बंदा है उसके पास बिल्कुल भी रोशनी नहीं पहुंची।
नो लाइट। यहाँ से टॉर्च, जबकि अभी भी वही चल रहा है सारा सिस्टम, नो लाइट। तो एक बात ये समझ में आ गई। तो इसने बोला, किसने, ये जो हमारे साइंटिस्ट थे, इन्होंने बोला बिल्कुल सही हो रहा है यहाँ पर। मतलब यहाँ से ये बात समझ में आती है कि लाइट जो है स्ट्रेट पाथ में गई होगी, है ना। और जब यहाँ से ये लाइट गई होगी तो इस पे ये यहाँ पर टकराई होगी, और टकरा के फिर ये आगे नहीं जा पाई। अगली बात समझ में। तो एक आइडिया दे दिया इन्होंने कि हम लाइट को स्ट्रेट पाथ से हम ड्रॉ कर सकते हैं, या उसके फिनोमिना को स्टडी कर सकते हैं। और वही हमें पढ़ना है यहाँ पर रे ऑप्टिक्स के अंदर। कुछ समझ में आया थोड़ा बहुत जो मैं बोल रहा हूँ? Yes, Yes, sir. हाँ। तो ये न्यूटन बाबा ने हमें बता दिया कि जो लाइट है वो स्ट्रेट पाथ में चल रही है, नहीं तो ये करके देख लो। फिर एक दूसरे साइंटिस्ट आए, फिर उन्होंने क्या करा, एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करा। जैसे हाइगन थे, हाइगन ने अपने प्रिंसिपल दिए, और उन प्रिंसिपल्स की सहायता से हम लोगों ने कुछ एक्सपेरिमेंट जब करे, उनको एक्सप्लेन करा, तो बिल्कुल सही एक्सप्लेन हो पाए। आ रही है बात समझ में? तो फिर माना गया कि लाइट के पास वेव नेचर होता है। तो वो हमें 12वें चैप्टर में पढ़ना, 11वें चैप्टर उसमें 10वें में पढ़ना है। ये 9 वाला स्टार्ट करने वाला हूं मैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लो। हो गया क्या? धीरे धीरे स्टार्ट करेंगे ना। और मैं, अगर आप लोग सही से पढ़ते रहोगे और करते रहोगे, जो क्वेश्चंस रहेंगे बुक में से या कहीं से भी असाइनमेंट दूंगा तो कर लेना, तो फिर और मजा आएगा। ठीक है, इसको साफ कर देता हूँ। जो मैं कराऊं उन्हीं को कर लेना, तो मैं बढ़िया रहेगा, है ना। तो मैं और अच्छे एक्स्ट्रा टॉपिक भी पढ़ा दूंगा थोड़ा सा। पर नीट में तो फालतू का कुछ आता नहीं है वैसे। चलिए भाई, अगली बात ध्यान से सुनना। अगला जो यहाँ पर हमें चीज पढ़नी है, उसका नाम है यहाँ पर रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन। अब रिफ्लेक्शन क्या होता है? तो रिफ्लेक्शन वो फिनोमिना होता है जिसमें जो लाइट, अगर लाइट कहीं जा रही है, लाइट किसी से सरफेस से टकराती है, टकरा के अपने ही मीडियम में वापस आ जाती है। तो द फिनोमिना in which, या due to which light return to its medium, है ना। The phenomena due to which light return to its medium after strike on a surface, किसी सरफेस पे टकराने के बाद जो लाइट है वो अपने ही मीडियम में यदि वापस आ जाती है, तो हम बोलते हैं वहां पर रिफ्लेक्शन हो रहा है। अगली बात समझ में। किसी ऑब्स्टेकल से, किसी सरफेस से टकराकर लाइट अपने ही मीडियम में वापस आना इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन। बच्चों, जो रिफ्लेक्शन होते हैं हमारे पास, वो दो तरह के होते हैं। एक होता है इरेगुलर रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन, और एक होता है रेगुलर रिफ्लेक्शन। दोनों में क्या अंतर है वो समझ लो, बड़ा सिंपल है। इरेगुलर रिफ्लेक्शन और रेगुलर रिफ्लेक्शन में ये अंतर होता है, जैसे मान लीजिए ये मेरे पास एक सरफेस है ना, ये कोई सरफेस है, या लेटी हुई मान लेते हैं इससे, ये रही सरफेस। ये यहाँ पर लाइट का सोर्स है, बल्ब मान लो, है ना, ये बल्ब है। लाइट गिरी यहाँ पर, लाइट आई, मान लो ऐसे आई, बहुत सिस्टमेटिक तरीके से, एक दूसरे के पैरेलल भी मारा, ये रहा ना, ये लाइट आई। लेकिन इस सरफेस पे जब ये टकराई, तो टकरा के लाइट कुछ इधर चली गई, कुछ इधर चली गई, कुछ इधर चली गई। तो मतलब जब आफ्टर स्ट्राइक ऑन द सरफेस, लाइट जो है इरेगुलरली रिफ्लेक्शन हो रहा है, यहाँ पर इधर उधर कहीं भी जा रही है। तो इस तरह के जो रिफ्लेक्शन को बोलते हैं हम इरेगुलर रिफ्लेक्शन बोलते हैं। अगर लेकिन लाइट किसी ऐसी सरफेस पे गिरती है, या किसी सरफेस पे गिरने के बाद बहुत सिस्टमेटिक तरीके से, मतलब उसी पैटर्न में वापस जाती है, तो इसको हम बोलते हैं रेगुलर रिफ्लेक्शन। तो ये रेगुलर रिफ्लेक्शन हो गया, ये इरेगुलर रिफ्लेक्शन हो गया। इसमें क्या फायदा होता है और इसमें क्या फायदा होता है? तो इस वाले रिफ्लेक्शन के अंदर वी कैन सी सरफेस,
वी कैन सी सरफेस, मतलब हम उस सरफेस को देख पा रहे सर हैं। जैसे हाँ हाँ हाँ। सर बहुत छोटा लिखा हुआ है, थोड़ा सा बड़ा लिखा और बड़ा, मैंने तो आज स्क्रीन बहुत बड़ी कर रखी है वैसे। और बड़ा लिख देंगे चलो, बहुत सिंपल है बड़ा लिखना। देखना बताना इससे ज्यादा बड़ा है या इतना ही, और बड़ा इससे भी। सर थोड़ा सा और। अरे मोबाइल कौन सा यूज कर रही हो, नोकिया 1100 क्या? इतनी छोटी स्क्रीन तो उसी की होती है। वी कैन सी सरफेस। चलो अब लिख दूंगा बड़ा, फिर बड़ा ही लिखूंगा तो एक ही शब्द आ पाएगा और आगे जाके रे डायग्राम हेलो बड़े हो जाएंगे। हाँ हेलो, ठीक है। सर आपने इससे पहले सर आपने जो सर 3000 पता नहीं सर आप क्या बता रहे थे सर, आपने वो सुबह नहीं बताया सर। अरे तो कोई दिक्कत नहीं है भाई, क्या दिक्कत होगी बड़े भाई, वेवलेंथ रेंज है वो तो कभी भी लिख लो, कहीं से भी लिख दो। ठीक है सर। क्या समझ रहे हो? अरे भाई ऐसी बातें कर रहे हो वंश भाई, तुमसे कुछ छुपाएंगे क्या? वी कैन सी सरफेस, मतलब हम लोग एक दूसरे को देख पा रहे हैं। भाई मान लो मैं हूं, मैं सामने रखी हुई वो जो है कृष्ण जी की मूर्ति है उसको देख पा रहा हूँ। क्यों? क्योंकि इस बल्ब में से लाइट जा रही है, कृष्ण जी की मूर्ति पे गिर रही है और मेरी आंखों पे आ रही है। लेकिन मेरे बगल में ही एक बंदा खड़ा है, मान ले हमारे पास हृदय खड़ा हुआ है उधर की तरफ, लेकिन दूर हृदय भी देख पा रहे हैं। कारण क्योंकि यहाँ से लाइट गिरी जो कृष्ण जी की मूर्ति पे गिरी, हृदय के पास भी गई, तो हृदय को भी वो मूर्ति दिखाई दे रही है। मान लो एक तीसरा बंदा है जो हमारे से और बगल में खड़ा हुआ है, उसको भी वो मूर्ति दिखाई दे रही है। कारण क्या है? क्योंकि वहां पर इरेगुलर रिफ्लेक्शन हो रहा है, जो रिफ्लेक्ट होकर रेज जा रही है वो सभी तरफ भाग रही है, इसलिए हर तरफ से इसको देखा जाएगा। लेकिन कौन दिख रहा होगा? केवल सरफेस दिख रही होगी। सरफेस मतलब कौन? जिससे वो लाइट टकरा के वापस आई है। तो हम लोग एक दूसरे को देख पाते हैं, हम लोग अपने आसपास की चीजों को देख पाते हैं ड्यू टू रिफ्लेक्शन की वजह से, वो भी कौन सा? इरेगुलर रिफ्लेक्शन। ये सरफेस किसकी है? किसी भी बॉडी की हो सकती है। अब आ जाते हैं रेगुलर रिफ्लेक्शन। अब यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर एक ऐसा नहीं है कि मैं अगर एक मिरर के सामने खड़ा हूं तो कोई भी बंदा मेरी इमेज को देख लेगा, नहीं। एक उसका रेंज होती है, उस रेंज को कहा जाता है फील्ड ऑफ व्यू। वो मैं आपको आगे थोड़ा सा बताऊंगा उसके बारे में। फिलहाल देखें, जब हम इसकी बात करते हैं रेगुलर रिफ्लेक्शन की, तो यहाँ पर हमें ऑब्जेक्ट की इमेज दिखाई देती है, मतलब इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट। आ गई बात समझ में? तो जो रेगुलर रिफ्लेक्शन होता है इससे ऑब्जेक्ट की इमेज दिखाई देती है, और इरेगुलर रिफ्लेक्शन में हमें सरफेस दिखाई देती है। इसमें कोई कंफ्यूजन है तो बताओ। तो हम लोग एक दूसरे को देख पा रहे हैं, आप लोग बुक रीड कर पा रहे हो, ये सारा इरेगुलर रिफ्लेक्शन है। हम लोग अपनी फोटो देख पाते हैं, नाई उसमें देख के बाल काटते हैं जैसे हम लोग देखते हैं, है ना। गाड़ी में लगे हुए हैं जो है साइड व्यू मिरर, उसमें देख के पीछे वाली गाड़ियों को देखते हैं, तो ये सारा रेगुलर रिफ्लेक्शन में आ गया। ठीक है, तो अगला पार्ट पे आ जाते हैं। अब बात करते हैं हम लोग यहाँ पर रिफ्लेक्टिंग सरफेस। रिफ्लेक्टिंग सरफेस, रिफ्लेक्टिंग सरफेस में हम जो यूज करने वाले हैं उसको कहते हैं मिरर। मिरर, अब मिरर कैसे बनाया जाता है? तो मिरर बनाने का सिंपल सा तरीका होता है, एक ग्लास लेते हैं, ट्रांसपेरेंट ग्लास, उस ग्लास के ऊपर एक मेटल को पिघला के छोड़ देते हैं, और वो मेटल जो होती है उस पर एडजस्ट हो जाती है, और उसके बाद हम जो अपोजिट साइड होती है वहां से उसको देखते हैं। जैसे आप नए बर्तन लाते हो तो आपने देखा होगा आपको अपना चेहरा दिखाई देता है उसके अंदर, मतलब मेटल जो होते हैं वो गुड रिफ्लेक्टर ऑफ लाइट हो गए, है ना। तो एक ये ग्लास की मेरे पास वो है, ग्लास है मान लो, इस ग्लास की एक साइड पे हमने पॉलिशिंग कर दी सिल्वर की, मेटल है ना। उसके बाद पीछे कलर कर दिया, पेंट कर दिया ताकि वो जंग ना पकड़े। नहीं तो जो हमारी सिल्वर होती है, जैसे चांदी लेकर आते हो ना दुकान से, तो वो रंग बदलने लग जाती है ना, काली पड़ जाती है। तो ये ऐसा ना हो, ये प्रोटेक्ट रहे। अब यहाँ से जो हमारे पास लाइट आती है इस साइड पे, और फिर ये रिफ्लेक्ट होके जाती है इस तरफ। तो जिस तरफ से हम खड़े हुए हैं वो होती है रिफ्लेक्टिंग साइड, रिफ्लेक्टिंग साइड। और ये जो दूसरी साइड है ये होती है पॉलिशिंग साइड, पॉलिश्ड साइड। तो आप हमेशा रिफ्लेक्टिंग साइड की तरफ खड़े होंगे, है ना, ये तो आपको पता है। तो हमेशा हमें रिफ्लेक्टिंग साइड की तरफ खड़ा होना है, पॉलिश्ड साइड की तरफ नहीं खड़ा होना, है ना। थोड़ा इधर उधर खड़े हो जाओगे तो भी चल जाएगा, है ना। अब आगे बात करते हैं, ये तो हो गया हमारे पास मिरर का। मिरर हमें जो पढ़ने हैं यहाँ पर, तीन तरह के मिरर के उसमें पढ़ना है हमें। सबसे पहले पढ़ना है हम लोगों को प्लेन मिरर,
प्लेन मिरर जिसकी सरफेस एक समान होगी। फिर होता है हमारे पास स्फेरिकल मिरर जिसमें एक होता है कॉनकेव और एक होता है कॉन्वेक्स मिरर। ये 3 तरह के मिरर पढ़ने हैं। प्लेन मिरर के अंदर आपको पता ही है, प्लेन मिरर बनाने का सिंपल सा तरीका है, एक प्लेन ग्लास लिया, उसकी साइड में सिल्वर कोटिंग कर दी एक तरफ। ये दिख रहा होगा आपको लाइन जैसा, लेकिन आपने असलियत में मिरर तो देखा ही है ना। इसके बाद कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर वो होता है जिसकी जो रिफ्लेक्टिंग साइड है वो थोड़ी अंदर की तरफ होती है, और जो कॉन्वेक्स मिरर होता है उसकी रिफ्लेक्टिंग साइड उभरी हुई होती है। क्लियर है क्या सबको ये बात? तो कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, प्लेन मिरर, ये 3 मिरर हम लोगों को यहाँ पर पढ़ने हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लो एक बार। हो गया क्या? यस सर। ठीक है, अब आ जाते हैं आगे। अब हमें पढ़ना है यहाँ पर सबसे पहले कुछ कानून बनाए गए हैं रिफ्लेक्शन के लिए, और वो कानून हमें फॉलो करने हैं। इन कानूनों को प्रूव किया जा सकता है लेकिन वेव थ्योरी, असली वाले थ्योरी से, है ना। तो देखना, यहाँ पर हम लोग जो पढ़ेंगे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़ेंगे, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। अब मान लीजिए मेरे पास एक ये प्लेन मिरर है, प्लेन मिरर, यहां पर एक लाइट गिरी, ये रही, तो जो गिरती है उसको बोलते हैं इंसिडेंट रे। एरो देख के समझ में आ रहा होगा कि किस तरफ आ रही है, इंसिडेंट रे। फिर ये सरफेस से टकरा के वापस हो गई, इसको बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्टिंग रे या रिफ्लेक्टेड रे। इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में इस सरफेस के परपेंडिकुलर ये ड्रॉ कर दो एक लाइन, इसको बोला जाता है नॉर्मल। ठीक है, और नॉर्मल ने जो इंसिडेंट रे के साथ एंगल बनाया है उसको बोलते हैं आई, और इसको बोलते हैं आर। सही है क्या? ये मिरर हो गया अपना। तो कहा गया कि जो एंगल आई है वो एंगल आर के बराबर होगा, इंसिडेंट एंगल रिफ्लेक्टेड एंगल के बराबर होगा। सही है क्या? एंगल आई बराबर किसके? एंगल आर, और एंगल हमेशा कहां से लेने हैं? नॉर्मल से। दूसरी बात, दूसरी बात यह है इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल लाइज ऑन सेम प्लेन, लाइज ऑन सेम प्लेन। कहने का मतलब ये है कि अगर मैं इन तीनों को यहां से समझाने की कोशिश करूं, तो अगर ये इस प्लेन पर है बोर्ड के, ये भी बोर्ड के प्लेन पर है और ये भी बोर्ड के प्लेन के अलोंग ही है, ऐसा नहीं है कि इंसिडेंट रे बोर्ड के प्लेन पर है, रिफ्लेक्टिंग रे बोर्ड के प्लेन पर है और नॉर्मल बोर्ड के परपेंडिकुलर है। नहीं, तीनों एक ही प्लेन पर लाई करेंगी, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टिंग रे और नॉर्मल। ये बात समझ में आ गया क्या? यस सर। तीसरी बात हमें जो याद रखनी है, स्पीड, वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी डज नॉट चेंज। मतलब क्या? जो इंसिडेंट रे की स्पीड है रिफ्लेक्टिंग रे की भी वही होगी, जो इंसिडेंट रे की वेवलेंथ है रिफ्लेक्टिंग वाले की भी वही होगी, जो इसकी फ्रीक्वेंसी है वही इसकी फ्रीक्वेंसी रहेगी। जबकि जब हम रिफ्रैक्शन फिनोमिना पढ़ेंगे तो रिफ्रैक्शन फिनोमिना के अंदर वेवलेंथ एंड स्पीड चेंज हो जाएगी, इसमें नहीं होती रिफ्लेक्शन में। समझ गए ये बात? इसके बाद एक बात याद रखना, जैसे मैं एक बात पूछूं आप लोगों से, ये इंसिडेंट रे आई 30 डिग्री पे मिरर के साथ गिरी, एंगल आई कितना होगा? जल्दी बोलो भाई। 60 है ना, क्योंकि एंगल हमेशा नॉर्मल के साथ लेना है आपको, तो नॉर्मल के साथ तो 60 हो गया, और एंगल आई 60 है तो एंगल आर भी 60 हो गया।
यस सर। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन, अगर ये मिरर है, मान लो ये ऑब्जेक्ट है, ये रहा ऑब्जेक्ट, ये रही हमारी रे, इंसिडेंट रे, तो बताओ एंगल आई कितना हो जाएगा? 0। सारे लोग जीरो ही बोल रहे हैं कि कुछ 90 वाले भी है? 0। ठीक है, क्योंकि हमें याद रखना है कि जब भी एंगल मेजर करना है वो नॉर्मल से ही करना है। तो एंगल आई 0 हो गया, तो एंगल आर भी कितना हो गया? 0। इसका मतलब जो रे मिरर की सरफेस के परपेंडिकुलर गिरती है वो अपने ही पाथ को रिट्रेस करती है। जो रे मिरर की सरफेस के परपेंडिकुलर गिरती है वो अपने ही पाथ को रिट्रेस करती है। समझ गए क्या ये वाली बात? यस सर। क्योंकि एंगल आई बराबर एंगल आर हो जाएगा और बराबर 0 हो जाएगा, तो इसका मतलब जिस पाथ पर आई थी उसी पाथ पर वापस हो गई। किसी को कोई कंफ्यूजन? नो सर। इसका स्क्रीनशॉट ले लो। कर दो इसको साफ। ठीक है जी, अब हमारे पास अगली बात, अगले टॉपिक पर बढ़ते हैं आगे। यहाँ पर कुछ बातें मैं प्लेन मिरर के लिए बता देता हूँ आप लोगों को। प्लेन मिरर में पहले मैं काफी ज्यादा पार्ट पढ़ाता था। प्लेन मिरर मतलब 2 साल 3 साल पहले की बात बता रहा हूँ, लॉकडाउन से पहले से पिछले बैच की। फिर उसमें लगता था 1 सवा महीना, कम से कम 1 महीना मान लो मिनिमम। अब हमें वो वाला टाइम तो लगाना नहीं है, तो मैं तो बिल्कुल ऐसे कराऊंगा कि आपका कोर्स टाइम से, और कोई बाहर से कुछ आए ना इसमें, है ना, कुछ टॉपिक छूटे ना। तो सबसे पहले बात करते हैं हम पॉइंट ऑब्जेक्ट के लिए। पॉइंट ऑब्जेक्ट, प्लेन मिरर, दो चीजें हैं यहाँ पर। क्या क्या बातें हैं? पहली बात, एक अपने दिमाग में सारे लोग एक बात और डाल देना कि जब हम क्या कहते हैं प्लेन मिरर को पढ़ेंगे या कोई भी मिरर को पढ़ेंगे या रे ऑप्टिक्स को पढ़ेंगे, तो रे ऑप्टिक्स के अंदर हमें इस बात को याद रखना है कि रे डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप, अरे थोड़ा बड़ा गया अभी तो मैंने, भाई अंशिता कौन से फोन में देख रही है, मेरे को तो समझ में नहीं आ रहा। पॉइंट ऑब्जेक्ट एंड प्लेन मिरर, ले भाई, और इससे बड़ा तो कहेगी तो पूरे बोर्ड पे एक एक लिख दूंगा। तो प्लेन मिरर है ना, पॉइंट ऑब्जेक्ट एंड प्लेन मिरर। तो मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आप रे ऑप्टिक्स ढंग से सीखना चाहते हैं, जिसको एक टफ पार्ट कहा जाता है फिजिक्स का, उसको सीखने का एक ही तरीका है, प्रैक्टिस रे डायग्राम की। रे डायग्राम की ढंग से प्रैक्टिस करो, क्योंकि ना जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे रे डायग्राम बहुत कॉम्प्लिकेटेड होते जाएंगे। तो जो मैं बोल रहा हूँ उसको समझ लेना कि जब भी हमें क्या कहते हैं रे ऑप्टिक्स पढ़नी है, तो हमारी अच्छी कमांड होनी चाहिए रे डायग्राम पर। अगर आप रे डायग्राम बना पाते हैं ढंग से, तो आप लोग रे ऑप्टिक्स सीखने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। मान लीजिए ये मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है ओ नाम से, कोई रे इस पे बिल्कुल परपेंडिकुलर गिरी, तो आपको पता है वो सीधी आ जाएगी। सही है? ठीक है, अब एक रे गई ये रही, इसको अलग एंगल पे घेरते हैं तब भी प्रूफ किया जा सकता है। ये नॉर्मल ड्रॉ करा मैंने और ये पीछे रिफ्लेक्ट करा दी ऐसे करके। ठीक है, अब यहां से मैंने ये इसको घेरा और ये रिफ्लेक्ट करा दी। धीरे धीरे आदत पड़ जाएगी रे डायग्राम बनाने की भी। तो ये पीछे एक्सटेंड कर दो इसको, जो रिफ्लेक्टिंग वाली है, ये इंसिडेंट ये रिफ्लेक्टिंग, ये इंसिडेंट ये रिफ्लेक्टिंग, यहाँ पर इंसिडेंट रिफ्लेक्टिंग एक ही तरफ। इसको यहां से मिला देता हूं पहले, यहाँ पे, और ये आ गई यहाँ। ठीक है जी, अब ये रहा ऑब्जेक्ट। अब इससे रे रिफ्लेक्ट होकर एक ये गई, एक ये रही और एक ये रही, और ये जो रे रिफ्लेक्ट गई है ये हमारी आंखों पे गिरी, मान लो ये रही। तो अब मेरी आंखों को क्या लगेगा? मेरी आंखों को ये लगेगा कि इस मिरर के अंदर से यहां से कोई सोर्स है जिससे ये रे आ रही है और मेरी आंखों पे गिर रही है। समझ रहे हो क्या कह रहा हूं? फिर देखो,
मेरी आंखों को क्या भ्रम हो जाएगा कि इस ऑब्जेक्ट से, ये जो मिरर है, मेरे को तो पता है मिरर है, कि इस चीज से यहां से कोई रे आ रही है और जो मेरी आंखों पे गिर रही है, जिसके कारणवश ये रे मेरी आंखों को यहाँ से आती हुई नजर आ रही है और यहाँ पर मेरे को इस ऑब्जेक्ट की क्या दिख रही होगी, इमेज। अरे बात समझ में? मेरी आंखों को क्या लग रहा है, इस सरफेस में से, अंदर में से एक जो रेज आ रही है वो आ रही है ये, और ये आंखों पे गिरी, तो मेरी आंखों को कहाँ पे दिखाई देगा, यहाँ पर दिखाई देगा। क्या दिखाई दे रही है, ये इमेज दिखाई दे रही है। आ गई बात समझ में? यस सर। ठीक है, ये तो हो गया हमारे पास। और ये जो यहाँ से यहाँ तक का जो क्षेत्र मैंने बनाया है, ये वो क्षेत्र है। इसको आंख को थोड़ा पीछे ले जाता हूँ, बस एक बार एक दो उसमें ही समझाना है मेरे को, बस ज्यादा इसमें अपना 3-5 नहीं करूंगा। ये जो यहाँ पर क्षेत्र है, ये वाला जो आपको दिख रहा है, ये वो क्षेत्र है जिसको बोला जाता है फील्ड ऑफ व्यू। मतलब जब तक कोई व्यक्ति यहां से लेकर यहां तक के बीच में कहीं पर भी रहेगा तो वो इस इमेज को देख पाएगा। कोई व्यक्ति यहां से लेकर यहां तक के बीच में कहीं भी रहेगा तो वो इस इमेज को देख पाएगा। अगर इस साइड आएगा तो नो इमेज सीन होगी, यहाँ पर आएगा तो कोई इमेज सीन नहीं होगी, यहाँ पर तो कोई मतलब ही नहीं फिर। अरे सही है क्या? यस तो सर। फील्ड ऑफ व्यू वो रेंज होती है, वो जगह होती है जहां तक हम ऑब्जेक्ट की इमेज को देख पाते हैं। ठीक है भाई? और मेरी आंखों को ये भ्रम हो रहा है कि ये जो रे इसकी आंखों पे गिरी है ना, मेरी आंखों पे, वो यहां से आ रही है। नहीं तो आप खुद देख लो, ये देखो यहाँ से, है ना? पर असलियत हमें पता ही है, ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस रखी हुई थी बीच में, इसलिए उसने क्या करा, रिफ्लेक्ट कर दिया, यहाँ से आती हुई नजर आ रही है। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, तो इसको बोलते हैं फील्ड ऑफ व्यू, मतलब जहां तक हम उस ऑब्जेक्ट की इमेज देख सकते हैं। चलिए भाई, दूसरी बात, अब यहाँ पर एक और बात समझाता हूँ। क्या है वो, देखो जरा भाई, ये मेरे पास एक मिरर है। किसी मिरर के रे डायग्राम को कंप्लीट करने के लिए आप लोगों को कम से कम 2 रे तो बनानी पड़ेंगी। ठीक है, कम से कम 2। तो यहाँ पर ये मेरा ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ये रे गई ऐसे, अपने ही पाथ को रिट्रेस करेगी, ये तो सबको पता है। इसको पीछे एक्सटेंड कर दो लाइन को ऐसे, एक रे ये गई और ये नॉर्मल, और ये वापस हो गई यहाँ पे, ये रिफ्लेक्टिंग रे है। ये रे यहाँ पर जबरदस्ती मिलाई मैंने, और यहाँ मेरे को क्या दिखी, इमेज। सही है, एक उससे ही कर रहा हूं मैं और आराम से समझ में आ जाएगा। ये ऑब्जेक्ट की दूरी है, ऑब्जेक्ट की दूरी मान लो h, नहीं नहीं नहीं, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, क्या लिख लो, डिस्टेंस वी। ऑफ ऑब्जेक्ट, ऐसे लिख लेता हूँ। वो डिस्टेंस ऑफ इमेज ऐसे लिख लेता हूँ फिलहाल, है ना? ये डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट है और ये डिस्टेंस ऑफ इमेज है। अब बच्चों बड़े ध्यान से देखना, ये एंगल और ये एंगल सेम होगा। चलो मैं ऐसे बताता हूँ, ये एंगल 90 डिग्री, ये एंगल भी 90 डिग्री। अब देखो, ये एंगल मान लो आई है, अभी मैं प्रूफ कर दूंगा लगे हाथ, ऐसा नहीं है कि मैं वैसे ही बोल रहा हूँ। ये एंगल आर है, अगर ये एंगल आई है तो ये एंगल भी आई हुआ, मानते हो ये बात? तो ये दोनों पैरेलल है ना, तो ये एंगल आई तो ये भी एंगल आई हुआ। और अगर ये एंगल आर है तो ये भी आर हुआ, हुआ कि नहीं हुआ? ये आर है तो ये भी आर हुआ, ये आई है तो ये भी आई हुआ। और आई तो आर के बराबर होता है, इसका मतलब ये दोनों एंगल बराबर हो गए। अब देखो जरा, इस ट्राइंगल के अंदर ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, इस वाले ट्राइंगल में ओ, इसको मान लो ए, इसको बी, ए ओ बी ट्राइंगल और ए आई बी ट्राइंगल में देखो, तो ए ओ बी ट्राइंगल में ओ, ए आई बी ट्राइंगल में ये दोनों एंगल सेम हो गए, ये और ये भी 90-90 हो गए, हुए कि नहीं हुए? बोलो भाई। यस सर। तो अब देखो, 2 एंगल यहाँ पर सेम प्रूफ कर दिए मैंने। एंगल एंगल प्रॉपर्टी से यहाँ पर सिमिलर प्रूफ करके ये प्रूफ किया जा सकता है कि हमारे पास, अब देखो एक चीज और बता दूं, इस वाले ट्राइंगल का नाम लो तो ये साइड आ रही है, इस ट्राइंगल का नाम लो तो अभी ये आ रही है ना? तो 2 एंगल और एक साइड इसमें कॉमन है। सही है कि गलत है भाई, बोलो? सही है।
तो होगा क्या, तो अब ये होगा, अगर किसी ट्राइंगल में दो एंगल और एक साइड कॉमन हो तो उसकी ये जो साइड है ये भी आपस में बराबर हो जाएंगी, या इसको सिमिलर कर लो। अरे सही है ना भाई, यस सर। कॉरेस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो निकाल के प्रूव कर सकते हो। यस सर। हाँ। इसका मतलब ये वाली साइड और ये वाली साइड आपस में बराबर हो गई। एंगल एंगल प्रॉपर्टी लगा के सिमिलर मान के कर दो ना, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस कट जाएंगे, सब बराबर आ गया। तो मेरा कहने का मतलब ये कि डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट बराबर होता है डिस्टेंस ऑफ इमेज। प्लेन मिरर में डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट बराबर होता है डिस्टेंस ऑफ इमेज के। अगली बात समझ लो। अगली बात, तीसरी बात, अगर ये मान लो ऐसे की जगह ऐसे हो तो क्या करा जाए। मैं एक एग्जांपल बता देता हूं आप लोगों को। मैं आपको एक एग्जांपल सिंपल वाला बता देता हूं, एक थोड़ा घुमा के बता देता हूं। ये ऑब्जेक्ट है जो 5 सेंटीमीटर की दूरी पर है, तो बताओ इमेज कितनी दूर होगी मिरर से? 5 सेंटीमीटर। है ना। डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम मिरर, और बिल्कुल ऐसे होगी यहाँ पर परपेंडिकुलर इसके, ये मिरर के यहाँ से ये इमेज, तो इमेज की दूरी भी यहाँ पर 5 सेंटीमीटर हो गई। ये बात समझ में आ गई? यस अगर सर। मान लीजिए ये क्वेश्चन ऐसे की जगह ऐसे कर दिया जाए, ये रहा मिरर, ये रहा मिरर, और ये रहा ऑब्जेक्ट, ये रहा ऑब्जेक्ट। कितने डिग्री पे है मान लो, और इसको थोड़ा नीचे कर लेता हूँ, डायग्राम में दिख रहा है, इसको थोड़ा ऊपर कर लेता हूँ तो शायद तुम्हें आसानी से समझ में आ जाए। ये रहा ऑब्जेक्ट, इस बार कितने डिग्री पर है? मान लो ये 37 डिग्री पर है यहाँ। सही है क्या? अब आपको बताना है डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम मिरर। क्वेश्चन समझ में आ गया? मिरर ये रहा ऑब्जेक्ट, तो क्वेश्चन है डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम मिरर। तो बच्चों अगर ऐसी सिचुएशन आ जाए तो हमें तो ये पता है कि जो इमेज बनेगी वो मिरर के परपेंडिकुलर बनानी है और ऑब्जेक्ट के सामने बनेगी। प्लेन मिरर में जो इमेज बनती है वो ऑब्जेक्ट के सामने और मिरर के परपेंडिकुलर बनानी है। तो अब हम क्या करेंगे इस सिचुएशन में? इस क्वेश्चन को करने के लिए हम लोगों को सिंपल सी ट्रिक अप्लाई करनी है, और वो ट्रिक ये है कि हम लोगों को इस मिरर को एक्सटेंड कर देना है। ये रहा ना ऑब्जेक्ट, इस मिरर को एक्सटेंड कर दो। अगर मैं इस मिरर को एक्सटेंड कर देता हूं तो इस मिरर के परपेंडिकुलर मतलब यहां पर इमेज बनेगी। मैं बना के दिखा दूंगा अभी तुम्हें, यहां पर इमेज बनेगी। सही है क्या? आपको क्या करना है? एक्सटेंड द मिरर एंड ड्रॉ अ परपेंडिकुलर, एक्सटेंड द मिरर एंड ड्रॉ अ परपेंडिकुलर। तो मिरर को एक्सटेंड कर दिया और इस पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, तो ये रहा ऑब्जेक्ट, तो ये रहा इमेज। बताओ ये परपेंडिकुलर दूरी है बराबर होती है कि नहीं होती है? होती है। लेकिन मेरे को इस बार ये दे रखा था, मान लो 10 सेंटीमीटर। कितना दे रखा था ये मेरे को? 10 सेंटीमीटर। तो बताओ कितना हुई दूरी? तो ये मेरे पास अगर 37 है बच्चों, और ये मेरे पास 10 है, तो ये निकाल लेंगे एंगल के सामने परपेंडिकुलर। अरे भाई ये तो यार वो करवाएंगे, माइक ऑफ कर दूंगा मैं, वैसे क्यों बदतमीजी कर रहे हो ना। तो देखो एंगल के सामने परपेंडिकुलर, ये बेस और ये हाइपोटेनियस, ये एक्स मान लो, तो cos 37 लगाया मैंने। cos 37 हो गया बेस अपॉन में 10। cos 37 बताएगा कोई बच्चा कितना होता है? 3/5। cos 37 है कोई? तो cos 37 होता है भाई 4/5 बराबर x/10। 5 दूनी 10, x बराबर आ गया 8 सेंटीमीटर। इसका मतलब ये दूरी अगर 10 है तो ये दूरी भी कितनी हो जाएगी? सॉरी, ये भी कितनी हो जाएगी? 8। तो डिस्टेंस ऑफ इमेज जो आ जाएगी वो यहाँ से 8 सेंटीमीटर आ जाएगी। अब कैसे आएगी वो भी डायग्राम बना के दिखा देता हूँ तुम्हें। डायग्राम ऐसे बनेगा भाई, जब भी हमें ये देखना है रेंज बनानी होती है, तो मिरर के एक एंड पे, यहाँ पे जो मिरर खत्म हो रहा है
इसके एक एंड पे ये रे गिरी मैंने ऐसे करके, है ना, ये नॉर्मल गिरा और ये चली गई ऐसे, ये चली गई, इतनी अच्छी नहीं गई, ये गई ऐसे, ठीक है। अब ये गई, इसको यहाँ पर मिला दो, ठीक है। अब दूसरी जो रे है उसको गिरो दूसरे एंड पे, ये नॉर्मल, तो ये चली गई ऐसे। सूरज भाई समझ रहे हो मेरी बात में क्या समझाना चाह रहा हूँ? तो ये पीछे आके ऐसे मिल जाएगी, यहाँ पर मिला दो जबरदस्ती आगे। तो ऐसा करना पड़ता है थोड़ा सा जबरदस्ती, ठीक है। तो भाई देखो, अब इसमें देखना यहाँ पर ये जो ऑब्जेक्ट है उसकी इमेज यहाँ पर देखो, क्यों? क्योंकि ऑब्जेक्ट से रे गई, ये गई, एक इस वाले एंड से गई, नीचे वाले में तो कोई मिरर ही नहीं है, ऊपर कोई मिरर ही नहीं है, तो ऊपर से तो रिफ्लेक्शन हो ही नहीं सकता, लेकिन ये दिखेगी यहाँ से। मैं आपको बता दूं, यहाँ पर जो व्यक्ति होगा ना उसी को दिखाई देगी ये इमेज, यहाँ वाले व्यक्ति को नहीं दिखाई देगी, यहाँ वाले व्यक्ति को नहीं दिखाई देगी, इधर वाले व्यक्ति को नहीं दिखाई देगी, इस वाली रेंज में जो आएगा उसी को दिखाई देगी। आ रही है बात समझ में? यस सर। टफ हो गया, यस सर। टफ हो, जिसको दोबारा की वो हो वो एक बार रिपीट करके वीडियो देखना प्लीज, है ना। इसलिए मैं अभी खुद ही मैं उतने हिसाब से लाइट करके पढ़ाऊंगा आप लोगों को, एक दो टॉपिक और एग्जांपल दे दूं। ये 11 12 सीबीएसई में कभी नहीं आएगा, पहले ही बता दे रहा हूँ आपको, बस यहाँ तक याद रखना है। क्लियर है ये बात सबको? यस सर। इसका स्क्रीनशॉट ले लो फिलहाल। जिसको कम समझ में आया ना अभी, वो क्या करना, जब ऑफलाइन चालू हो जाए तो मेरे से पूछ लेना भाई, है ना। और वैसे भी ऑफलाइन तो मैं आ ही रहा हूँ टीटीएस में, तो सुबह आके पूछ लेना। इसको साफ कर दूं मैं? यस सर। तो एक बात समझाता हूँ, सारा खेल रे डायग्राम से होता है, इसमें और कुछ नहीं होता, मैं आपको बताऊं। तो देखो जरा, रेंज ऑफ व्यू भी निकालने के लिए आता है कंपटीशन में, तो पर नीट तक नहीं आता ये सब। देखो, अब एक बात बताता हूँ, अगर हम कोई एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट ले लें, एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट और पॉइंट ऑब्जेक्ट में ये अंतर होता है कि जो पॉइंट ऑब्जेक्ट होता है उसको हम मतलब साइज को नेग्लेक्ट करके मानते हैं, एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट उनको बोलते हैं जिनका कोई सिग्निफिकेंट साइज हो। तो अगर मैं कौन हूँ? एक एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट हूँ, है ना। जिन भी चीज को हम आसपास में देख रहे हैं सब एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट है। ये मेरे पास मान लीजिए ये एक व्यक्ति है, ये एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट है, व्यक्ति क्या मानो अभी, एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट मान लो, और बड़ा करूं कितना ठीक रहेगा, चलो ये रहा ए बी, ये एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट है इस बार, है ना। अब आपको ये पूछा गया है, और इस व्यक्ति की ऊंचाई मान लो h, है ना, हाइट तो होगी ना इसकी, कुछ साइज तो होगा। तो मिनिमम हाइट या साइज, है ना, ऑफ मिरर required to see full length of image, ठीक है। मिनिमम हाइट ऑफ मिरर रिक्वायर्ड टू सी फुल लेंथ ऑफ इमेज। अब सुनिए भाई, अगर कोई व्यक्ति बिल्कुल मिरर जहां पर लगा हुआ वहीं से खड़ा हुआ है जैसे मैंने बना रखा है, तो अब हमें सबसे पहले ये इसका सर होगा और ये इसके पैर होंगे। तो अब आपको क्या करना है भाई, ये व्यक्ति अपनी इमेज कब देख पाएगा? तो आपको ये बात पता होगी, ये तभी देख पाएगा जब जो रे है वो मिरर से टकरा के उसकी आंखों पे गिरे, मिरर से टकरा के रे उसकी आंखों पे गिरे। सही है कि गलत है भाई? यस तो सर। ये पैर है इसके, अब पैर से रे गई, ये गई पैर से। भाई अगर इसको सुनो, अगर अपने पैर दिख जाए और अपना सर दिख जाए, आंखें दिख जाए मान लो, तो ये पक्का है ना कि उसे पूरी इमेज दिखाई दे रही है, क्योंकि बाकी सारे पार्ट तो उसके पैर और सर के बीच में ही आएंगे, है ना। यस तो सर। सबसे पहले इसको पैर के दर्शन कराते हैं, और पैर के दर्शन कराने का सिंपल सा तरीका है, पैर से एक रे लाओ, ये नॉर्मल ड्रॉ करो और ये रे इधर भेज दो। सही है, गई इसकी आंखों पे, और जब ये रे आंखों पे गई तो इस व्यक्ति को कहां से आती हुई नजर आई? इस व्यक्ति को ये यहां से आती हुई नजर आई, यहां से।
यहाँ से इस व्यक्ति को ये यहाँ से नजर आई, तो इस व्यक्ति को अभी पैर दिख गए यहाँ पर, है ना। अब सर की बात करते हैं ना, तो सर से रे गई, ये व्यक्ति सर से ये रे गई, ऐसे टकराई और वापस यही आ गई। अरे सही है क्या? तो यहाँ पर कौन दिखे इसको? पैर दिख गए, पैर की इमेज यहां से गई, तो यहाँ पर ये इसको क्या दिख गया? सर दिख गया इसका। समझ गए कि नहीं? तो यस अब सर। इसको ये दिखाई दे रहा है, ये रहा, ये A से A1 और ये B से B1। अब इस व्यक्ति के लिए, तो इस व्यक्ति के लिए जो इसकी आंख है, उसको तो क्या लग रहा है कि ये जो रे आ रही है ना, इस वाले से आ रही है, यहाँ से ये रे आ रही है और वो जाके इसकी आंखों में घुसी है। भाई इस व्यक्ति को तो क्या लग रहा है, आंखों से ही तो देखेगा ना, तो जो रे आंखों पे जा रही है उसी पर भरोसा करेगा इंसान। तो इस व्यक्ति को तो ये लग रहा है कि ये जो रे है ना, यहाँ से आ रही है और इसकी आंखों में घुस रही है। आ गई बात समझ में? और आपको ये भी पता है कि ये जो दूरी है यहाँ से, अगर ये x है तो ये भी x हुआ। सही है क्या? यस सर। अब सुनिए भाई ध्यान से, अब एक बात सोच के देखो, अब यहाँ से अगर ये इसके पैर है तो ये पैर दिख गया, ये सर है तो सर दिख गया, यहाँ पर इसके घुटने होंगे तो यहाँ पर इसके घुटने दिख रहे होंगे, घुटने के लिए भी रे ऐसे आ रही होगी यहाँ से, ये इसकी टुंडी है, टुंडी से रे आ रही होगी ऐसे, ये इसके कंधे हैं, कंधे से रे आ रही होगी ऐसे, ये इसकी गर्दन है, गर्दन से रे आ रही होगी ऐसे, ये इसके होठ है, होठ से रे आ रही होगी ऐसे। मतलब ये पूरी जो रे आ रही है वो इतने से रीजन से पास हो रही है, मतलब इतने पार्ट से मिरर के। सही है कि गलत है भाई? नीचे वाले में तो कोई जरूरत ही नहीं पड़ी इस वाले मिरर की। समझ गए ये बात? सर ये रिपीट कर दो बात। अब एक बात सुनो भाई, इस आदमी की आंखों पे जो रे आ रही है वो ये आ रही है ना, यहाँ से और यहाँ से, तो यहाँ इस वाली रे से इसको सर दिख रहा है, इस वाली रे से पैर दिख रहा है, तो यहाँ पर अगर इसके घुटने होंगे तो घुटने वाली रे तो सीधी यहाँ गिरेगी ना आंखों पे, पेट वाली यहाँ, यस सर। कंधे वाली यहाँ, क्योंकि सर के नीचे, सर और पैर के बीच में ही तो है, पूरी बॉडी के पार्ट सीधे सीधे यहाँ से चले जाएंगे। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि ये जो मिरर है हमारा पूरा, उसका इतने वाले हिस्से के अंदर से सारी आ रही है। देखो ये इस वाले हिस्से का तो कोई यूज ही नहीं हुआ यहाँ पर। समझ गए क्या? तो अब इसका मतलब ये हुआ, जो हमारा मिरर है उस मिरर का केवल इतना हिस्सा ही यूजफुल है इस आदमी के लिए, इतना हिस्सा, ये वाला, ये मान लो कितना है, y है, ये हिस्सा, सारी रे, ये जो इमेज है, इस इमेज की सारी रे इतने हिस्से में से तो गुजर रही है भाई। देखो करके दिखाता हूँ, ये रहे इसके घुटने, घुटने से ये रे गई यहाँ पर, ये आंखों पे गई, तो ये घुटने यहाँ दिखाई देगा इसको, है ना। केवल ऊपर वाला हिस्सा यूज हो रहा है, याद रखना। और अगर नहीं याद होगा तो ये पेपर में आता नहीं है डिराइव करने के लिए, ये पेपर में तो बस हमें याद क्या रखना है कि भाई कितनी रिक्वायरमेंट होती है। तो मेरे को इतना हिस्सा चाहिए मिरर का। अब मैं ये प्रूफ कर देता हूँ कि ये वाला हिस्सा जो है h/2 के बराबर होगा। कैसे? अगर ये x है, ये x है, समझो जरा ध्यान से, इस वाले में आ जाओ, इस वाले में ये h है तो ये भी h है। सही है क्या? इस वाले पार्ट को देखो आप, इस वाले को, a देखो ऐसे बन रहा है कुछ, ये a है, ये y है, ये a1 है और ये b1 है, मतलब ये h है। ये देखो, सही है क्या? इस वाले ट्रायंगल को देखो, ये एंगल, इस वाले ट्रायंगल को देखो, ये एंगल, इस वाले ट्रायंगल में देखो ये 90, इस वाले ट्रायंगल में देखो ये 90। इन दोनों ट्रायंगल में ये दोनों क्या हो गए, दो एंगल सेम हो गए, इस वाले ट्रायंगल में और इस वाले ट्रायंगल में, ये 90, ये भी 90, दोनों एंगल कॉमन है, तो दो एंगल सेम हो गए। तो मैंने यहाँ सिमिलर की प्रॉपर्टी यूज करी, और सिमिलर की प्रॉपर्टी अगर यूज करी तो देखो भाई, ये यहाँ पर x है तो ये भी x है, ये x है तो ये भी x है, तो मैंने क्या करा, ये x, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो सेम रख दे रहा हूँ। इस छोटे वाले ट्राइंगल में बेस कितना है x,
बड़े वाले ट्रायंगल में बेस कितना है 2x, छोटे वाले ट्रायंगल में परपेंडिकुलर कितना है y, बड़े वाले ट्रायंगल में परपेंडिकुलर कितना है h, x से x कट गया तो y बराबर आ गया h/2। इसका मतलब ये हुआ ये जो मिरर की रिक्वायरमेंट है शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू h/2। कहने का मतलब ये टू सी फुल लेंथ ऑफ इमेज size of mirror more than equal to होना चाहिए size of object का हाफ। तो किसी भी ऑब्जेक्ट की फुल लेंथ इमेज देखने के लिए हमें जो मिरर चाहिए उस मिरर का जो साइज है या हाइट है वो ऑब्जेक्ट के हाइट का कम से कम हाफ होना चाहिए या उससे ज्यादा। क्लियर है क्या ये बात? तो Yes, sir. आपको तो Yes, ये sir. सीखना है, आपको तो ये सीखना है बच्चों, मेरी बात सुनो, आपको बस ये लाइन याद रखनी है, ये वाली। ये नहीं आया कम आया कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये याद रख लेना फिलहाल तो 12वीं के लिए, क्योंकि ऐसा नहीं कि मैं अभी अगर सारी मेहनत करके पढ़ा भी दूंगा ना तो ऐसा नहीं कि आगे नीट के लिए आप वो नहीं करोगे। कई साल से झेल रहा हूं मैं, तो भाई आपको ये याद रखना है ना, कितना भी मेहनत करेंगे कुछ नहीं होता। साइज ऑफ मिरर शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। अब एक बात बताओ, ये नीचे वाला पार्ट या ऊपर वाला पार्ट मिरर का कौन सा यूज हुआ? वो भी ऊपर वाला। अगर एक बात बताओ, अगर मैं यहां से नीचे वाले हिस्से को जो नीचे h/2 बचा हुआ है इसको पेंट कर दूं, इसके ऊपर काला पेंट लगा दूं, तो बताओ क्या होगा? इमेज दिखेगी या नहीं दिखेगी? दिखेगी। दिखेगी, पूरी दिखेगी। हाँ। सही है क्या? समझ में आ गया क्या? अगर नीचे वाला हिस्से को मैं कुछ भी करूं लेकिन तो भी दिखाई देगी। मेरे काम का ये वाला पार्ट है, बस इतना सा, इतना मेरा चाहिए। और वो कितना है? h/2 है, ये हमने देख लिया। अगर आदमी 10 सेंटीमीटर ऊंचा है तो मिरर ऑफ हाइट चाहिए 5 सेंटीमीटर, वो भी किधर वाली? ऊपर वाली। सही है भाई? Yes, sir. तो ये मैंने आपको दो बातें बता दी यहाँ पर। क्या? पहली तो डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट बराबर होता है डिस्टेंस ऑफ इमेज, दूसरी बात साइज ऑफ ऑब्जेक्ट बराबर होता है साइज ऑफ इमेज, वो भी यहीं से प्रूव किया जाएगा। दूसरी बात कि जो फुल लेंथ इमेज देखने के लिए जो मिरर की हाइट रिक्वायरमेंट होती है वो ऑब्जेक्ट की हाइट के h/2 से ज्यादा या बराबर होनी चाहिए। क्लियर है क्या ये बात? अगली क्लास में थोड़ा सा कल और क्लास लूंगा, अगली क्लास में थोड़ा सा ये भी पढ़ा दूंगा आप लोगों को कि हमारे पास कितने इमेजेस बनेंगे, उसका एक बता दूंगा छोटा सा थोड़ा कंसेप्ट। अगर कंफ्यूजन होगी तो डायरेक्ट फॉर्मूला बता दूंगा कैसे रटना है, और अगर कंफ्यूजन नहीं हुई तो उसको डायग्राम बना के बता दूंगा। उसके बाद एंगल का रोटेशन, प्लेन मिरर का रोटेशन बता दूंगा, फिर सीधा उसमें वेलोसिटी का रिलेशन बता दूंगा कल वाली क्लास में। अगली क्लास से हम लोग फिर जो है अपना जो कॉन्केव वाला पार्ट है वो स्टार्ट कर देंगे। ठीक है? मतलब ठीक है अगली सर। क्लास कल होगी, मैं ग्रुप में इन्फॉर्म कर दूंगा, क्योंकि अभी केमिस्ट्री की क्लास का कोई मुझे पता नहीं है कि कल कितने कितने बजे रखी हुई है ना, तो एक बार बात करूंगा तुम लोगों से तो मेरे को बता देना। ठीक है जी? अगली क्लास में मिलते हैं नेक्स्ट परसों, कल सॉरी, संडे को। तब तक ये पढ़ लेना, धीरे धीरे चलने दो अभी तो, है ना, फिर हो जाएगी, स्पीड बढ़ा लेंगे।